सभी विद्यार्थियों का आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कल की क्लास को आप सभी लोगों ने बहुत प्यार दिया, उसी तरीके से आज की क्लास को भी बहुत सारा प्यार देना है। प्यार जो है वो लाइक और कमेंट करके देना है। जो विद्यार्थी हमारे रेगुलर इस क्लास को शेयर करते हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। आगे हम इस क्लास को पढ़ने से पहले एक छोटा सा ओवरव्यू जानते हैं कि हम आज की क्लास में क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए, पहला नौसेना के बारे में आपको बताया जाएगा। कल हमने सेना के अध्यक्षों के बारे में आपको बताया था। आज हम आपको इनके उपाध्यक्षों के बारे में बताएंगे क्योंकि उप प्रमुख की बात हुई है। इसके बाद विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया है, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। वार्षिक बेस्टिल डे परेड में अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश ने आमंत्रित किया है, उस देश के बारे में चर्चा करेंगे। उसकी राजधानी, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में आपको बताएंगे। माउंट किलिमंजारो पर फतह हासिल की है, भारत की रहने वाली हैं, बेटी हैं, बहुत अच्छा काम किया है। चोटी फतेह करना कोई आसान बात नहीं है, इसके बारे में चर्चा होगी। सीबीआई की हीरक जयंती का मतलब है डायमंड। हीरक जयंती का मतलब ये है डायमंड जयंती मनाना, क्योंकि कुछ वर्ष होते हैं डायमंड गोल्डन जुबली मनाई जाती है, उसके बारे में चर्चा होगी। नेत्रहीनता रोकथाम सप्ताह कब से कब तक मनाया गया। वंदे भारत ट्रेन लगातार चल रही हैं, 11वीं वंदे भारत ट्रेन चलाई गई है। सिलीनेक्स अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है, किन दो देशों के बीच होता है। पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन इंडिया के बारे में आपको बताएंगे, कहाँ कहाँ इसका बिजली का सप्लाई करने का उद्देश्य रहता है। सारा थॉमस का निधन हो गया है। अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिकों ने सूर्य पर एक विशाल काला क्षेत्र मिला है, ढूंढा है, उसके बारे में चर्चा होगी। तापमान वृद्धि, ग्रीन हाउस इफेक्ट आप जानते होंगे। कल की क्लास में हम ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट किस देश का सबसे ज़्यादा योगदान रहा है 1850 से लेकर 2020-21 तक, इसके बारे में चर्चा होगी। स्कूल चलो अभियान किस राज्य ने शुरू किया है और किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महाराजा वीर विक्रम की प्रतिमा का अनावरण किया है। कल बहुत अच्छा लगा जब आप लोगों ने कहा कि जो ये आप शुरुआत में बता देते हैं कि आज कितनी कितनी जानकारी आप लोगों को मिलने वाली है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि जो विद्यार्थी अभी 2 मिनट बाद चले जाएंगे, 2 से 3 मिनट 4 मिनट तक ही वो देख पाते हैं, इसके आगे उनकी क्षमता नहीं है, उनका मानसिक और शारीरिक जो है वो जवाब दे जाता है। क्यों? क्योंकि सभी विद्यार्थियों के लिए पढ़ना बहुत मुश्किल काम है, आसान काम नहीं होता है। तो भैया सभी लोग तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन जो लोग जिनको सिलेक्शन लेना है, जो अच्छी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये प्रश्न बहुत ही कारगर साबित होंगे और आपकी सफलता में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। आइए बताते हैं भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं। इनका नाम है संजय जसजीत सिंह। संजय जसजीत सिंह इस क्वेश्चन का आंसर है, नोट कर लीजिए। तुरंत इसके बाद हम आगे आपको उपाध्यक्षों के बारे में बताएंगे, उसको नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन हो गया है। देखिए, नौसेना हमारी जहां पर भी काम करेगी क्या हासिल करेगी? जीत हासिल करेगी। इसी वर्ड से आप इसको रिलेट करेंगे और आपको हमेशा याद रहेगा, नौसेना कभी हारती नहीं है, भारतीय नौसेना हमेशा जीतती है। बहुत अच्छे कमेंट्स किए थे लोगों ने, बहुत अच्छा रिस्पांस दिया था, सभी दिवस के बारे में बताया था। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है और थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। इनके सबके अध्यक्षों के बारे में अगर आपको जानना है, आप हमारी पिछली क्लास को जरूर पढ़िए। ये 94वां पार्ट बन रहा है, 93 पार्ट बन चुके हैं। जो विद्यार्थी नए हैं पुराने पार्ट देख सकते हैं। शनिवार को टेस्ट में यही से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हम बात करते हैं कुछ सेना उप प्रमुखों की। भारतीय नौसेना के उप प्रमुख जो बनाए गए हैं, इनका नाम आप याद रखेंगे, जसजीत सिंह, क्योंकि भारतीय नौसेना जहां भी रहेगी जीत हासिल करेगी, ये इसका मुख्य लक्ष्य है। अब हम बात कर लें थल सेना।
उपाध्यक्ष की। अध्यक्ष आपको याद होगा कल की क्लास में बताए गए थे, जिसको याद है वो कमेंट बॉक्स में बता सकता है, MV सुचेंद्र कुमार। मैं इसलिए कहता हूं कि जो बातें आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे उन्हें कभी नहीं भूलेंगे। वायु सेना उपाध्यक्ष के बारे में बात करते हैं। अध्यक्ष के बारे में हमने कल की क्लास में डिसाइड किया था, खूब अच्छे से बताया था आपको, अमरप्रीत सिंह है। इन सभी के अध्यक्षों को अगर आपने याद किया है तो आप लिख सकते हैं। तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन है? तटरक्षक बल के महानिदेशक ये हैं VS पठानिया। कौन है भैया? VS पठानिया। अगर बात की जाए BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक कौन हैं? कुछ भी आपसे पूछा जाए, जो स्टैटिक जीके धुआंधार आपको प्रोवाइड कराया जाता है, आपकी तैयारी में 4 चांद नहीं 8 चांद लगा देगा। ये हैं राजीव चौधरी। विवेक राम चौधरी दूसरे हैं, इनका नाम राजीव चौधरी है। NCC के महानिदेशक कौन हैं? NCC डे कब मनाया जाता है आप लोग बता सकते हैं, मैंने पिछली कक्षाओं में बताया था। NCC डे, NCC के महानिदेशक कौन है? इनका नाम है गुरवीर पाल सिंह। याद रखेंगे NCC। ये इतनी जानकारी थी, आपको अच्छी लगी हो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा सा आपको मौका जरूर देंगे हम। बैकग्राउंड में कुछ आवाजें आ रही हैं, इनको आप उन्हीं तरीके से अवॉइड करेंगे जैसे कभी स्वामी विवेकानंद जी बैठे पढ़ रहे थे और उनसे कुछ लोगों ने पूछा, क्या भाई साहब यहाँ से बारात गई है? उन्होंने कहा मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं अपनी स्टडी में बिजी था। लोगों ने हैरानी से पूछा, पूरी भाई साहब बारात निकल गई है, ढोल नगाड़े बज रहे थे, सब कुछ व्यवस्था थी, इतने सारे लोग निकले और आप कह रहे हैं पढ़ रहे थे। तो उन्होंने कहा यही तो खास बात है, अर्जुन को सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई देती है, न उसे चिड़िया दिखती है, न पेड़ दिखता है, न आसमान दिखता है, न जमीन दिखती है। आप लोग भी हमारे अर्जुन हो। मैं खुद तो द्रोणाचार्य नहीं हूँ, लेकिन आप अर्जुन के समान जरूर हो, इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख दिखनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन दिखना चाहिए। हमारे माता पिताजी ने हम पर बहुत पैसा खर्च किया है, बहुत उम्मीदें हैं उन्हें हमसे, उन उम्मीदों को पानी नहीं फिरने देंगे, चाहे उसके लिए हमें दिन रात एक क्यों ना करना पड़े। जो उन्होंने हमसे उम्मीद लगाई है, जो उन्होंने हम पर विश्वास किया है, हम इस विश्वास को कभी टूटने नहीं देंगे। ना हम आपका विश्वास तोड़ेंगे, ना आप उनका विश्वास तोड़िएगा। बस पढ़ाई ही एक मूल मंत्र है, पढ़ाई से ही हम अपनी चीजों को अलग कर सकते हैं। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं, और ये तो आपने नोट ही कर लिया होगा। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस जो है वो 2 अप्रैल को मनाया गया है। 2 अप्रैल को मनाया गया है। ये एक कैसी बीमारी है? तो ये एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है। ये कैसी बीमारी है? न्यूरोलॉजिकल बीमारी है। ये हमेशा दोस्तों आजीवन रहती है। यह बीमारी आजीवन रहती है। यह बीमारी आजीवन रहती है। इसमें जो बच्चे होते हैं दोस्तों वो सामान्य नहीं होते हैं। वे बच्चे थोड़ा सा उनमें बुद्धि का विकास कम होता है, मानसिक विकास कम होता है। जिस चीज़ में उनका मन लगता है वो उसी में रमे रहते हैं। उनके पास सामान्य बुद्धि नहीं होती है। इसीलिए उन लोगों के ऊपर जागरूक करने के लिए ये सारे दिवस मनाए जाते हैं। आपको याद रखना है 2 अप्रैल को ये दिवस मनाया गया है। याद रखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। याद तो आपको रखना ही पड़ेगा, ये आप भी जानते हैं और हम भी बहुत अच्छे से जानते हैं। देखिए, संसाधनों की कमी नहीं है। हमें पढ़ने के लिए कोई भी चीज हमें न दोहरा सकती है न ही डगमगा सकती है। वार्षिक बैस्टिल डे परेड में अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश ने आमंत्रित किया है? किसने किया है? फ्रांस ने। ऐसा देश जहां एक भी मच्छर नहीं पाया जाता है। कब मनाया जाएगा? ये 14 जुलाई को मनाया
14 जुलाई को मनाया जाएगा वार्षिक बेस्टिल डे परेड। ये एक विशेष प्रकार की परेड है, सैन्य परेडों में से ये एक है और लगातार ये मनाई जा रही है। कब से? 1880 से प्रत्येक वर्ष यह परेड की जाती है। यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, पीएम हैं, वो हैं एलिजाबेथ वॉर्न। और यहाँ के राष्ट्रपति का भी नाम याद रखेंगे, क्योंकि दोस्तों उन देशों के बारे में हमसे पूछा जाता है जो देश करंट अफेयर्स में रनिंग में होते हैं, उनसे रिलेटेड बातें पूछी जाती हैं। याद रखिएगा, राष्ट्रपति जो हैं वे हैं इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन ये हैं फ्रांस के राष्ट्रपति। और फ्रांस की जो मुद्रा है वो है यूरो। ये भी याद रखिए, प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ये 14 जुलाई को नेशनल डे के रूप में मनाया जाता है। 14 जुलाई को फ्रांस का नेशनल डे कहा जाता है। नेशनल डे, राष्ट्रीय दिन कहा जाता है। मैंने अपनी तरफ से आपको बहुत अच्छा समझाने का प्रयास किया है, आपकी भी समझ में आया होगा। कल ऑफलाइन बैच में दोनों बैचों में सुना जाएगा। जिन लोगों ने अपना नाम लिखवाया है वे जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि हमें कुछ लोगों से उम्मीद है कि वो सेलेक्ट जरूर होंगे। अरे माउंट किलिमंजारो, सबसे पहले बात करेंगे इसकी ऊंचाई की। माउंट किलिमंजारो, सबसे पहले इसकी हाइट की बात करेंगे। इसकी हाइट जो है वो 5895 मीटर है। कहाँ स्थित है? एग्जैक्ट लोकेशन इसकी है तंजानिया। तंजानिया में स्थित है। अगर कॉन्टिनेंट की बात करें तो ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और मैं बात करूं तो ये जो पूरा माउंट किलिमंजारो है ये बर्फ से ढका हुआ है, बर्फ से ढका हुआ है। और एक भारत की बेटी जिसका नाम है अंजलि शर्मा। क्या नाम है भाई? अंजलि शर्मा। और अंजलि शर्मा जो है कहाँ की रहने वाली है? तो ये धर्मशाला हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है। हिमाचल प्रदेश के बारे में हमने आपको कल बहुत अच्छी जानकारी दी थी कि हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। राज्यपाल हैं विश्वनाथ अर्लेकर। कल की क्लास में बताया था, आज फिर से बता रहा हूं, आपको मैं भूलने नहीं दूंगा, इसकी गारंटी मेरी है। आप रोज क्लास को देखेंगे, वो गारंटी आपकी है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो अंजलि शर्मा धर्मशाला की रहने वाली हैं और हिमाचल प्रदेश में ये धर्मशाला जो है ये जगह का नाम है। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, माउंट किलिमंजारो चोटी को फतेह किया है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा प्रश्न लगा हो तो कम से कम एक लाइक और क्या चाहिए। आप इस क्लास को कितना पसंद करते हैं ये आपकी लाइक से पता चलता है, और आप किस हद तक मेहनत कर रहे हैं ये आपके कमेंट बॉक्स से डिसाइड होता है। जो भी जानकारी इन करंट अफेयर्स के प्रश्नों में आपको मिलती है आप अधिक से अधिक अपने कमेंट बॉक्स में साझा करिए। अगर वो महत्वपूर्ण जानकारी है तो मैं अपने कमेंट बॉक्स में उसको पिन कर दूंगा, वो जानकारी सबसे ऊपर रहेगी। मोटिवेशन भी बहुत अच्छा आप लोग करते हैं, ऐसे ही आप लोग मोटिवेशन जो है वो देते रहिए कमेंट बॉक्स में। किसी दिन आपका मोटिवेशन हम आपकी तरफ से बोलेंगे, शब्द आपके होंगे, बोलने वाले हम होंगे। और अगर कोई विद्यार्थी कुछ भी विद्यार्थियों को संदेश देना चाहता है, कैसे तैयारी करनी है, कुछ भी मोटिवेट करना है, उसका भी हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। वो भी अपनी बात को हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से रख सकता है। करीब 700-800 विद्यार्थी जो हमारे लोकल के हैं उन तक ये बात पहुँचेगी। तो इसके लिए आप तैयार होइए। आइए कोई आगे
देखते हैं कौन आता है सबसे पहले। आपको भी देखेंगे, आप भी देखना, सभी लोग देखेंगे। कोई मोटिवेट करना चाहता हो अगर तो जरूर आए आगे। सीबीआई की हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन किसने किया, ये सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। हम थोड़ी सी जगह खाली करके अपने 5 क्वेश्चन हो गए हैं। कम समय में अधिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है और अपने हिसाब से आप लोगों को पढ़ाते हैं और टेस्ट लेते हैं। हर शनिवार को टेस्ट लिया जाता है। इस शनिवार को भी टेस्ट की तैयारी चल रही है। टेस्ट पेपर हम खुद बनाते हैं। आने वाली यूपी और अन्य भर्तियों में इस सेंटर के विद्यार्थी अच्छा परचम लहराएंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। सीबीआई का नाम आप सुने होंगे, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन इसका पूरा नाम है, केंद्रीय जांच एजेंसी है। इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी? इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। यह एक भारत की प्रमुख जांच एजेंसी है। ऐसी एजेंसी है दोस्तों कि अगर पता चल जाए आदमी को कि सीबीआई का छापा पड़ा है तो उसका हार्ट अटैक आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये एजेंसी बहुत खतरनाक है। अब ये समझ लीजिए, आपने एक पिक्चर देखी होगी अजय देवगन की रेड पिक्चर को आप देखिएगा। सीबीआई की पावर और सीबीआई की कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। जो है ये जो पिलर बने होते हैं, पैकरिया बनी होती हैं, इनसे सबसे पैसा खूब निकलता है। सोना, छतों से सोना निकलता है दोस्तों। जिसके पास नहीं है वो 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है, और जिसके पास है उसने छतों में, गद्दों में, पाइपों में, चित्र व्यापारी थे कानपुर के, उनके घर की पाइपों में पैसा भरा हुआ था, गद्दों में पैसा मिलता है, तकियों में पैसा भरा होता है। आप भी अपने जीवन में इतना पैसा कमा लीजिए कि सीबीआई की जांच पड़ जाए। ठीक है, ये भारत की एक प्रमुख एजेंसी है और ये दोस्तों वैधानिक निकाय नहीं है। ये वैधानिक निकाय नहीं है। संविधान में इसकी कोई चर्चा नहीं है सीबीआई की, और दिल्ली पुलिस के अंतर्गत इसका गठन किया गया था। और दोस्तों एक बात बताएं आपको कि ये जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 अप्रैल को विज्ञान भवन नई दिल्ली में सीबीआई की हीरक जयंती का उद्घाटन किया। और दोस्तों इसकी स्थापना किस समिति के सिफारिश पर की गई थी? तो वो समिति थी संथानम समिति। संथानम समिति 1964 के की सिफारिश पर सीबीआई की स्थापना की गई। और अगर बात की जाए इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है। और अगर सीबीआई के महानिदेशक की बात की जाए, इतना मैं खुद आपको पढ़ा देता हूँ कि आपको कहीं किसी भी चैनल से या किसी भी टीचर से पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। तो इसके महानिदेशक हैं सुबोध कुमार जायसवाल। और एक शब्द इसमें देखिए बोध। बोध का अर्थ होता है ज्ञान और सु का अर्थ होता है अच्छा। तो भाई सीबीआई के महानिदेशक वही बनेंगे जिनको अच्छा ज्ञान होगा। इन सब ऐसी मीठी मीठी बातों से कोरिलेट करके आप चीज़ों को
बहुत ही अच्छे से पढ़ सकते हैं, बहुत ही मन लगाकर तैयारी कर सकते हैं। आइए हम 7 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। नेत्रहीनता रोकथाम सप्ताह कब से कब तक मनाया गया, इसकी भी जानकारी आपको देते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए। ये 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक मनाया गया है। 1 अप्रैल से 7 अप्रैल क्यों मनाया गया है दोस्तों? क्योंकि जो नेत्रहीनता है इसकी रोकथाम के लिए मनाया गया है। आप जानते होंगे नेत्रहीनों के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार किया गया। ब्रेल लिपि का आविष्कार किया गया। और ब्रेल लिपि के जनक कौन थे? बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। ब्रेल लिपि के जनक हैं लुईस ब्रेल, सबसे पहली बात। दूसरी बात, ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को मनाया जाता है। ये एक ऐसी लिपि है जिस पर आप इशारे से आप बहुत अच्छे से सीख सकते हैं इस लिपि को। लिपि कहते हैं किसी भाषा के लिखने का स्वरूप को लिपि कहा जाता है। और आपको अगर बताएं तो हमारे पास 2 प्रकार के दोष होते हैं। दृष्टि दोष की बात करें तो 2 प्रकार के दोष होते हैं। देखिए आप इसके शॉट ले लीजिएगा और हमें लगातार पढ़ाना है। 2 प्रकार के दोष होते हैं दोस्तों, एक निकट दृष्टि दोष होता है और एक दूर दृष्टि दोष होता है। एक दूर दृष्टि दोष होता है। तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तु नहीं दिखती, नाम के जस्ट अपोजिट रखा जाता है। निकट दृष्टि दोष में लोग कहते हैं नजदीक का नहीं दिखेगा, लेकिन इसमें दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती। दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती, उसमें दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती और इसमें निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती। इसके निवारण में कौन सा लेंस प्रयोग होता है और इसके निवारण में कौन सा लेंस प्रयोग होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग होगा और दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाएगा? आपको यकीन नहीं होगा, ये छोटा सा एक प्रश्न कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। यही तो इस क्लास का फायदा है। जो स्टूडेंट इस क्लास को रेगुलर देख रहा है वो हार जाए ऐसा हो नहीं सकता कि वो असफल हो जाए, क्योंकि इसी क्लास में हम अपने मन की बात आपसे करते हैं। ऑफलाइन क्लास में ज़्यादा बात करने से टाइम वेस्ट होता है। ये ऑनलाइन क्लास है, आपसे 2 मिनट बात करने का मौका मिलता है। दूसरी बात यह है कि आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से कह सकते हैं और हमसे अगले दिन आप जब मिलेंगे तब भी आप कह सकते हैं। लगातार तैयारी करने से आपको सफलता 100% मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता है। और पीछे तो ये हॉर्न की आवाज़ आपको सुनाई पड़ती ही रहेगी, क्योंकि कुछ अराजक तत्व जो हैं वो जानबूझकर इसी टाइम पर मारते हैं हॉर्न के बाहर से। उन्हें लगता है हॉर्न मारने से हम रुकेंगे। अरे जब हमारे पोस्टर फाड़े गए हम तब नहीं रुके, जब हमारे बैनर फाड़े गए हम तब नहीं रुके, जब लोगों ने डिस्टर्ब करने का प्रयास किया किसी न किसी विधि से, कोचिंग संस्थान को बढ़ने से रोकने का प्रयास किया, बुराइयां की, तब हम नहीं रुके। अब तो हम बहुत आगे आ गए हैं, लगातार 2 साल पूरे हो रहे हैं संस्था को, अब तो रुकने का नाम ही नहीं है। ना रुकेंगे, अब ना ही झुकेंगे, आगे बढ़े हैं और आगे बढ़ते रहेंगे और लोगों को बढ़ाते रहेंगे। खुद आगे बढ़ने का सपना छोटा है, लोग आगे बढ़ें, हम तो अपने आप आगे बढ़ जाएंगे। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 11वीं वंदे भारत ट्रेन किस राज्य में शुरू की गई है? अरे 11वीं वंदे भारत ट्रेन तो शुरू की गई है, हम आपको बताना चाहते हैं पहली वंदे भारत ट्रेन कब शुरू की गई? पहली वंदे भारत ट्रेन
कब शुरू की गई? आप बताएंगे कहां से कहां तक शुरू की गई। मैं आपको बताता हूं। पहली जो वंदे भारत ट्रेन है वो 15 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी। आइए आपको बताते हैं 11वीं वंदे भारत ट्रेन किस राज्य में शुरू की गई है। तो दोस्तों ये 11वीं जो वंदे भारत ट्रेन है ये मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। 11वीं वंदे भारत ट्रेन मध्य प्रदेश राज्य में, और मध्य प्रदेश के राज्य में कहा तो भोपाल में। भोपाल में एक है स्टेशन रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से एक रेलवे स्टेशन है निजामुद्दीन नहीं, हजरत निजामुद्दीन नाम है। एक वर्ड लिख लेंगे ऊपर, हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, जो कि कहाँ है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में शुरू की पूरी बात है। 11वीं वंदे भारत मध्य प्रदेश राज्य में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, और ये स्टेशन कहाँ है? भोपाल के पास। भोपाल से हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन नई दिल्ली में शुरू की गई है। याद रखेंगे पहली वंदे भारत ट्रेन 15 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी, उसे भी आप याद रखेंगे। हम 9 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। कुछ इतिहास के भी प्रश्न हमने ऐड किए हैं, कुछ उत्तर प्रदेश के बारे में भी हमने ऐड किए हैं, साथ में आपको यूपी जीके भी देखने को मिलेगा। इसलिए क्लास का महत्व वहीं पर बढ़ जाता है जहां पर यूपी जीके हम अपनी क्लास में शामिल कर लेते हैं। आइए स्लीनेक्स अभ्यास की बात करते हैं। स्लीनेक्स 2023 कहाँ शुरू किया गया है? सबसे पहले तो हम बात करेंगे स्लीनेक्स जो अभ्यास है वो किन दो देशों के बीच शुरू किया गया है। तो SL बराबर श्रीलंका और IN बराबर इंडिया यानी भारत, और EX का मतलब है एक एक्सरसाइज, मतलब अभ्यास। कैसा अभ्यास है? तो ये एक समुद्री अभ्यास है। नौसेनाओं के बीच ये अभ्यास होने वाला है। कहाँ होगा? तो ये श्रीलंका की राजधानी जो पहले थी कोलंबो, अब तो दूसरी हो गई। आप बताइएगा कौन सी है? श्रीलंका की राजधानी पहले थी, न लिखकर हम श्रीलंका, सिर्फ श्रीलंका में कोलंबो लिखते हैं। कोलंबो में शुरू किया गया है अभ्यास। नेवी अभ्यास है, 10वां संस्करण है। सारी बातें मैं बताने का प्रयास करता हूँ, जो जो चीजें आपसे परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। 3-3 दिनों के 3-3 दिवसीय 2 चरणों में यह अभ्यास पूरा किया जाएगा। इतनी बात आप याद रखेंगे। स्लीनेक्स अभ्यास के बारे में हमने आपको जानकारी दी है। 11वीं वंदे भारत के बारे में जानकारी दी है। निकट दृष्टि दोष में देखिए 3 अक्षर में, यानी कि ये इससे बड़ा है। 2 लेंस होते हैं, एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। सारे विद्यार्थी बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं किसमें क्या लगेगा। जो बड़ा है उसमें बड़ा अवतल लेंस, और जो छोटा है उसमें छोटा उत्तल लेंस। इस विधि से हमेशा याद रखेंगे। जो दृष्टि दोष बड़ा है लिखने में उसे अवतल, और जो छोटा है उसे उत्तल लेंस कहेंगे। आइए अब हम पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में बात करते हैं। तो 10 नंबर प्रश्न देखेंगे, खत्म करते हैं इस प्रश्न को। हमने आपको होमवर्क में दिया था, लेकिन हमने सोचा कि अभी आप लोग बता चुके होंगे कमेंट बॉक्स में, तो मैं बता ही देता हूँ। पावर
ट्रेडिंग कारपोरेशन। क्या काम है इसका? सीमा पार जो बिजली सप्लाई है उसका प्रबंध करना है। बिजली सप्लाई सीमा पार का मतलब है जैसे भूटान, बांग्लादेश, जितने भी हमारे भारत के बाहर के देश हैं उनमें सप्लाई का काम करने का पावर ट्रेडिंग कारपोरेशन का है, जिसकी स्थापना अगर हम बात करें, इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 16 अप्रैल 1999 को। ठीक है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो इसका नाम है, हेडक्वार्टर इसका है नई दिल्ली में, और अभी इसको नए नाम से जानते हैं, PT इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी बात आपको बताएं तो इसके नए अध्यक्ष चुने गए हैं जिनका नाम है राजीव के मिश्रा। राजीव के मिश्रा, याद रखिएगा मिश्रा जी का काम क्या है? पावर ट्रेडिंग कारपोरेशन, यानी कि इनके बने हैं ये नए अध्यक्ष और MD। लंबी जिम्मेदारी है, सीमा पार की बिजली की सप्लाई करना है, यही इस कंपनी का मेन लक्ष्य है। अब हम बात करते हैं सारा थॉमस की। सारा थॉमस जी का निधन हो गया। वे कौन थी? तो वे एक उपन्यासकार थी। सारा थॉमस कौन थी? उपन्यासकार थी, जिन्होंने लगभग 17 उपन्यास और 100 से अधिक लघु कथाएं लिखी हैं। लघु कथाएं लिखी हैं। मेरे पास दोस्तों समय कम पड़ जाता है, नहीं तो हम तो इसी क्लास को इतनी बढ़िया क्लास बना दें, इतनी सारी आपको जानकारी दे दें कि एक पेपर में हजारों प्रश्न इसी अभ्यास से आ जाएं। इसी क्लास से आपके आधे से ज्यादा GK GS के प्रश्न आ जाएं। आइए बात करते हैं 11 नंबर प्रश्न की। सारा थॉमस जी का निधन हो गया है। वे एक उपन्यासकार थी। 17 उपन्यास और 100 से अधिक लघु कथाएं लिखी। केरल राज्य से संबंधित हैं। केरल राज्य से इनका संबंध था, ये बात आप ध्यान लीजिए। किस अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिकों ने सूर्य पर एक विशाल काला क्षेत्र मिला है? इस क्वेश्चन को भी हम बताते हैं। कई बार इस एजेंसी के बारे में हम बता चुके हैं। इस एजेंसी का नाम है नासा, जिसकी स्थापना हुई थी 1958 में, जिसके महानिदेशक हैं बिल नेल्सन। नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये आप बताएंगे। नासा का मुख्यालय कहाँ है? बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है ये आप बताना है आपको। ठीक है। सारा थॉमस जी के बारे में हम बताए हैं। तापमान वृद्धि में सबसे अधिक योगदान किस देश का है? तो लिखेंगे तापमान वृद्धि में 1850 से लेकर 2021-2022 तक सबसे अधिक योगदान अमेरिका का है। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन हैं? जो बाइडेन अमेरिका का है, और चीन का स्थान दूसरे नंबर पर है। याद रखेंगे। भारत का स्थान 5वें नंबर पर है। भारत का स्थान 5वें नंबर पर है। याद रखेंगे। बहुत अच्छा है। स्कूल चलो अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? अपना उत्तर प्रदेश है। आप बताइए उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था? उत्तर प्रदेश का नाम जो है उत्तर प्रदेश कब रखा गया? उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश की पहले राजधानी कहाँ थी? उत्तर प्रदेश की अब राजधानी कहाँ है?
उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें, राज्यसभा सीटें और विधानसभा सीटें कितनी हैं, उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश की वो कौन हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, बच्चे बच्चे को मालूम है। अगर आप यहाँ तक क्लास देख रहे हैं तो उत्तर प्रदेश से संबंधित जितना सामान्य ज्ञान आपको पता है आप उसे कमेंट बॉक्स में तत्काल रूप से बिना देर किए हुए फटाफट लिख दीजिए, बाद में कोई दूसरा काम करिए, ठीक है। हाँ, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महाराजा वीर विक्रम सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया है? आइए बात करते हैं, समझिएगा महाराजा विक्रमजीत सिंह कौन थे? महाराजा विक्रम सिंह, वीर विक्रम सिंह, महाराजा वीर विक्रम सिंह कौन थे? ये दोस्तों त्रिपुरी राज्य के अंतिम राजा थे। त्रिपुरी राज्य के अंतिम राजा थे, त्रिपुरी राज्य के अंतिम राजा थे। और अब इसे त्रिपुरा जानते हैं। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मणिक साहा जी ने महाराजा विक्रम सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया है। याद रखेंगे त्रिपुरा राज्य के राज्यपाल का क्या नाम है? तो त्रिपुरा राज्य के राज्यपाल का नाम है दोस्तों सत्यदेव नारायण आर्य। क्या नाम है? सत्यदेव नारायण आर्य। 7 बहनों में से एक राज्य है त्रिपुरा। ये था आपका करंट अफेयर्स, और जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कोई बात का लेना चाहें तो। अब इसके बाद यदि आपके पास कुछ समय बचा हो तो मैं थोड़ा सा कुछ आपको एक्स्ट्रा यूपी जीके के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। आप लोग जरा सा कंप्रोमाइज़ करिए, टाइम थोड़ा सा लग जाएगा, 5 मिनट सिर्फ लगेंगे, और इसमें हम आपको अच्छी जानकारी देंगे, ताकि हो सकता है क्या पता क्वेश्चन यहाँ से बन ही जाए। तो आइए जानते हैं यूपी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी। आप सभी लोग मेहनत करते रहिए, हताश नहीं होना है, निराश तो बिल्कुल भी नहीं होना है। ये क्लास अगर आप देख रहे हैं तो जरूर आप में एक नई ऊर्जा का संचार होगा और आप में आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। चलिए दोस्तों, कोई बात नहीं। आइए हम सबसे पहले बात करते हैं आगरा नगर की स्थापना किसने की? आगरा नगर की स्थापना सभी विद्यार्थियों को मालूम है, कुछ विद्यार्थियों को नहीं मालूम है, तो मैं बता दूं, सिकंदर लोदी ने की। कहते हैं कि सिकंदर लोदी ने आगरा नगर के पड़ोस में सिकंदरा नाम का शहर बसाया था, लेकिन तब से कहा जाता है कि 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की, और 1506 में दोस्तों आगरा को राजधानी बना दिया गया था। आगरा को राजधानी बना दिया गया था, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। दूसरा एक क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या है? उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या है? उत्तर प्रदेश का पुराना नाम है संयुक्त प्रांत, और उत्तर प्रदेश का नामकरण जो किया गया वो किया गया
24 जनवरी 1950 को यूपी की जो राजधानी थी दोस्तों, यूपी की राजधानी बहुत कम लोगों को पता होगी। यूपी की राजधानी पहले प्रयागराज थी। यूपी की राजधानी पहले प्रयागराज थी। 1920-21 में यूपी की राजधानी लखनऊ बनाई गई, जो गोमती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। और एक बात बताएं आपको, तो सारनाथ में क्या हुआ था? सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। तो सारनाथ का पुराना नाम पूछा जाता है, पुराना नाम है ऋषि पत्तनम। ये हो गई जानकारी। अब आपको हम इतिहास की ओर ले चलते हैं, पाषाण काल में ले चलते हैं आपको, जहां मनुष्य आदमखोर था, सिर्फ पेट भरने से उसका मतलब था, वृक्षों में रहता था, वृक्षों के सहारे जीता था, कोई भी ज्ञान नहीं था। पहिए की खोज हुई, आग की खोज हुई, आग का उपयोग करना सीखा, पहिए का उपयोग करना सीखा, कृषि करना प्रारंभ किया। जब कृषि करना प्रारंभ किया, फिर उसने रहने की व्यवस्था प्रारंभ की, आवासीय व्यवस्था को बनाने का प्रयास किया। आवास मतलब घर बनाकर रहने लगा। तो आपको बताते हैं, पाषाणिक सभ्यताओं की खोज कब शुरू की गई? पाषाणिक सभ्यताओं की खोज भारत में लिखी गई। भारत में पाषाणिक सभ्यताओं की खोज कब से प्रारंभ की गई? तो एक वैज्ञानिक थे, रॉबर्ट ब्रूस फुट। ये दोस्तों थे, इन्होंने 1863 से पाषाणी सभ्यताओं की खोज की। और अपने यहाँ उत्तर प्रदेश की बात बता रहा हूँ, 15 समाधान मिले। 15 समाधान के साक्ष्य जो है वो हमें प्राप्त हुए। और ये 15 समाधान जो थे, ये मध्य पाषाण कालीन साक्ष्य थे, और ये सराय नहर से प्राप्त किए गए। सराय नाहर क्षेत्र से प्राप्त किए गए। और ये क्षेत्र दोस्तों प्रतापगढ़ में पड़ता है। प्रतापगढ़ को क्या आंवलों की नगरी कहते हैं? आप बताइएगा। और जो ये 15 समाधान थे, इनके दोस्तों सिर जो थे वो पश्चिम की ओर थे। सिर कैसे थे? पश्चिम की ओर थे। आपको यूपी की जीके के बारे में जितना पता हो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको ऐसे प्रश्न लगातार चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमें नहीं पता चलता है कि आपको क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता है, कितनी देर की आपको क्लास चाहिए, क्या क्या जानकारी चाहिए, किस विषय पर आप चाहते हैं। यदि आप मैथ और रीजनिंग की भी क्लास चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। ऑफलाइन बैचेस के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप एक नंबर अपने मोबाइल में अभी नोट करिए, 700-755-1426। एक व्हाट्सएप नंबर और एक व्हाट्सएप मैसेज हो सकता है आपकी ज़िंदगी बदल दे। आप निराश हों, परेशान हों अपनी स्थिति और अपनी परिस्थिति से, कैरियर काउंसलिंग या आपको कोई दिक्कत है, आप इस नंबर पर संपर्क करिए। आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इसी के साथ मैं आज की क्लास को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय